Hello and welcome to learning session. Today we are starting chapter number 6 in your course that is going to discuss the legislation in India on anti-money laundering and combating the financing of terrorism. ऐसी और कोर्सेज को अगर आप देखना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, देन आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स ऑन एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है. एंड आप हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली फॉर द अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस एंड नोट्स एक्सेट्रा. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज अबाउट AML और CFT लेजिस्लेशन इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो है काफी एक रोबस्ट फ्रेमवर्क है, काफी एक अच्छा फ्रेमवर्क इंडिया ने बनाया है ऑन AML एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. मेनली जो गवर्न किसके थ्रू किया गया है, PMLA, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ओके, एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सपोर्ट करने वाले काफी मल्टीपल लॉज भी उन्होंने बनाए एंड देन उन्होंने रेगुलेटरी बॉडीज भी बनाई जो कि इस एक्ट की इन्फोर्समेंट को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीगल फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में. ओके, तो सबसे मेनली एक्ट इंडिया में कौन सा मेन एक्ट है जो इस चीज से डील कर रहा है, दैट इज योर PMLA 2002. दैट इज योर प्राइमरी लेजिस्लेशन इंडिया में. देन FIUIND, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया. ये क्या करता है, मॉनिटर करता है सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी को. इंडिया का ये है FIU, राइट. और रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA, दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी, राइट. तो ये सारी बॉडीज भी जो है ये क्या करती है, हमारा मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने में सपोर्ट करती हैं द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को. ओके, तो इनके थ्रू हमारे कौन कौन से मेन सेक्टर कवर हो जाते हैं जिनमें हमें पता है कि देयर इज रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. तो बैंकिंग सेक्टर कवर हो जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर कवर हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज कवर हो जाता है एंड कुछ नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस भी कवर हो जाते हैं दैट आर प्रोन टू द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. तो ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं. तो हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में. तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जितने भी अब तक लेजिस्लेशन देखे हैं ऑन मनी लॉन्ड्रिंग उन सब ने क्या किया है, दे हैव क्रिमिनलाइज द मनी लॉन्ड्रिंग. तो सिमिलरली इंडिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग को क्राइम कहाँ डिक्लेयर किया गया है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. और मनी PMLA एक्ट क्या बोलता है, दैट गवर्नमेंट और द लॉ हैज द राइट फॉर सीजर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. जो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम है उनको सीज करने का राइट है. एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है. दैट अगर किसी फॉरेन कंट्री को इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट अ क्रिमिनल दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोसिक्यूट एंड वो क्रिमिनल अगर इंडिया में आके रह रहा है, देन इंडिया का जो लॉ सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, दे विल हेल्प द अदर कंट्री इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. एंड सिमिलरली अगर इंडिया को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी फॉरेन कंट्री से रिसीव कर सकता है. तो ये किसके अंदर इनहांस किया गया इंडिया में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर. कब आया ये एक्ट, 2002 में लाया गया था, बट एक्चुअली में मेन इन फोर्स कब आया, इन 2005. स्कोप किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो इट अप्लाइज टू बैंक, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ बैंक नहीं कवर होते, और भी अगर कोई जैसे NBFCs आ जाते हैं या फिर कुछ इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं, जो भी लोग फाइनेंशियल चीजों से डील कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले, उन सब के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है. इवन ऑन इंटरमीडिएरीज जो डायरेक्ट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे बट दे आर एक्टिंग एज इंटरमीडिएरी बिटवीन बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इवन दोज पीपल आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट. एंड देन योर नॉन फाइनेंशियल businesses like real estate where there is high risk of money laundering, or jewelry businesses again where there is high risk of money laundering. तो ये सारी चीजें क्या करी गई है, इसके अंदर कवर करी गई है. एंड इसकी मॉनिटरिंग बॉडी कौन है, FIUIND, that is Financial Intelligence Unit of India. Regulatory authorities we have already discussed that we have RBI, SEBI, IRDA and IBA. Now, major amendments इसमें करी गई in 2005, 2009 and 2013 as the time changes, as we come across new risk on money laundering, as we come across the new techniques that criminal are using, then हम अपना law भी क्या करते हैं, उसके according update कर लेते हैं. Key amendments के बारे में देख लेते हैं that were made to the prevention of money laundering act. तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस की डेफिनेशन. पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस था
उसकी डेफिनेशन को चेंज करके इन्होंने क्या करा, उसमें पोजेशन को भी इंक्लूड किया है, एक्विजिशन को भी इंक्लूड किया, कंसीलमेंट एंड यूज ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या थी, हमें मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या मालूम है, दैट द प्रोसेस वेयर यू कन्वर्ट द प्रोसीड ऑफ क्राइम टू अ क्लीन मनी, राइट, दैट इज योर मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन। बट विद द टाइम उन्होंने इस डेफिनेशन को चेंज करके इसका स्कोप क्या कर दिया, वाइड कर दिया, कि अब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने पैसे को कन्वर्ट करा। एंड वन थिंग टू नोट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर सिर्फ वो पर्सन ही नहीं अक्यूज होता जो एक्चुअली में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, अगर आप उसकी मदद भी कर रहे हो देन यू आर ऑल्सो गिल्टी। ओके, तो ये चीज एक आपको याद रखनी है। अब हम देख रहे हैं डेफिनेशन में उन्होंने सिर्फ प्रोसेस को नहीं इंक्लूड करा, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास प्रोसीड ऑफ क्राइम की पोजेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्राइम नहीं करा बट लेट्स से कि अ फ्रेंड ऑफ माइंड डिड एंड उसने उसके प्रोसीड ऑफ क्राइम मुझे दे दिए, तो आई एम इन द पोजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो अगर मेरे पास प्रोसीड ऑफ क्राइम पाए जाते हैं तो मैं भी क्या हो जाती हूँ, गिल्टी पाई जाऊंगी उस चीज की, तो पोजेशन इंक्लूड होती है। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब आ गया कि मुझे मान लो एक पर्सन है, उसने क्या किया, किसी की कार चोरी कर ली, लेट्स जस्ट से, ठीक है, उसने किसी की कार चोरी कर ली, दैट इज हिज प्रोसीड ऑफ क्राइम, है ना, उसने क्राइम करके वो प्रॉपर्टी ली है। अब मैंने उससे वो कार परचेज कर ली जबकि मुझे मालूम था कि वो कार क्या है, उसने चोरी करके खरीदी हुई है, तो मीन्स मैंने अक्वायर करी है प्रोसीड ऑफ क्राइम विद द नॉलेज। देखो अभी ऐसे हो सकता है ना कि कुछ लोग, अब चोरी करा हुआ सामान है, अब हो सकता है हमें ना मालूम हो, तो ये यहाँ पर आप लो आपको वो देता है राइट कि आप, अगर आपने गुड फेथ में परचेज करा, मीन्स मुझे नहीं मालूम था कि ये चीज जो है चोरी करके उसने क्राइम करके खरीदी हुई है, फिर मैं खरीद रही हूँ, देन आई एम नॉट गिल्टी। बट अगर मुझे मालूम है कि ये क्राइम में इन्वॉल्व थी प्रॉपर्टी और मैंने फिर भी परचेज करी है, देन मैं क्या हूँ, गिल्टी हूँ ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मीन्स पोजेशन मेरे पास, मैंने अपने पास रखने दिया इवन दो आई न्यू कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या प्रोसीड ऑफ क्राइम है। सेकंड, मुझे मालूम था कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, मैंने फिर भी उसको क्या किया, अक्वायर किया। थर्ड इज कंसीलमेंट, कंसीलमेंट हो गया कि उस पर्सन ने क्राइम करके कुछ प्रोसीड दिए हैं एंड मैं उसकी मदद कर रही हूँ उस चीज को छुपाने में, देन ऑल्सो दैट इज कवर्ड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। एंड यूज ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, यूज आ गया कि उसने जो कार, मान लो उस पर्सन ने कार जो उसने चोरी करी किसी की, मैं उसको खरीद नहीं रही हूँ बट मैं उस कार को यूज कर रही हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, उसके अंदर ऑफेंस के अंदर गिल्टी हूँ। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के अंदर मानी जाएंगी। कि जस्ट कन्वर्ट करना इनटू क्लीन मनी इज नॉट मनी लॉन्ड्रिंग। अगर आप उस पैसे को अपने पास रख भी रहे हो, मनी प्रोसीड ऑफ क्राइम वाली चीज को आप खरीद रहे हो, उस चीज को छुपा रहे हो, उस चीज को यूज कर रहे हो, तब भी आप क्या कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। तो दिस वॉज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया। पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, तो पहले जब भी कोई लॉ होता है उसमें कोई भी फाइन अगर हम लगाते हैं, कुछ भी पेनल्टी लगाते हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, हायर लिमिट जरूर देती है ऑन द पेनल्टी, कि मैक्स टू मैक्स अगर आप इस चीज के अंदर गिल्टी पाए जाते हो तो दिस इज द अमाउंट दैट यू विल बी फाइंड। बट इन्होंने क्या बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम के लिए उन्होंने फाइन के ऊपर से कोई लिमिट ही हटा दी कि आपके ऊपर कितना भी फाइन लग सकता है। ओके, एंड कन्विक्शन ऑफ अ लीगल एंटिटी पॉसिबल विदाउट कन्विक्टिंग एन इंडिविजुअल, मीनिंग क्या हो गया कि लीगल एंटिटी को भी आप क्या कर सकते हो, कन्विक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप कंपनी अगर क्राइम में पाई गई है तो आप कंपनी के ऊपर भी एक्शन ले सकते हो, इंडिविजुअल के ऊपर भी ले सकते हो, तो वो चीज भी उन्होंने कर दी। देन रिमूवल ऑफ मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, पहले क्या था कि 30 लाख तक के अंडर का जो क्राइम था उसके ऊपर कुछ भी इतना एक्शंस नहीं लिए जा रहे थे, उस चीज के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाना था, बट अब वो थ्रेशोल्ड को भी रिमूव कर दिया, तो अब क्या हो गया कि और भी ज्यादा क्राइम जो है एएमएल के स्कोप में आ गए। और इस चीज को रिमूव करने का क्या कारण हो सकता है, देखो 30 लाख की अगर लिमिट लगा दी तो लोग क्या करेंगे, इस लिमिट के अंदर अंदर प्ले करके भी क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इस लिमिट को क्या किया गया, रिमूव किया गया। देन एक्सपेंडेड शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, नाउ सबसे पहले आपको बताना चाहिए शेड्यूल्ड ऑफेंस होता क्या है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उन्होंने 3 शेड्यूल दिए हैं, जिन शेड्यूल में उन्होंने
अलग अलग क्राइम को डिस्क्राइब किया है, जैसे शेड्यूल ए, बी और सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सब में अलग अलग टाइप के क्राइम दिए गए हैं। तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन से है कि अगर उन क्राइम को करके आप पैसा कमा रहे हो, देन दैट इज योर प्रोसीड ऑफ क्राइम, ओके। एंड उसको आप अगर कंसील कर रहे हो, पोजेस कर रहे हो, या उसको कन्वर्ट कर रहे हो क्लीन मनी में, तो आप क्या हो, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए गिल्टी हो। तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस की लिस्ट में उन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया, कंपनीज एक्ट को भी इंक्लूड कर लिया। मीन्स अगर आप कंपनीज एक्ट की भी वायलेशन कर रहे हो और उसके अंदर भी आप फ्रॉड कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। मीन्स अगर आप कंपनी बनाकर आप लोगों का, लेट्स से मैंने एक कंपनी बनाई और मैंने लोगों से पैसे ले लिए, ठीक है, और फिर मैं वो पैसा लेके कंपनी बंद करके भाग गई, तो पहले क्या था, उस चीज के ऊपर मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना था। बट अब क्या होगा, मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट के अंदर तो प्रोसीडिंग जो होनी होगी वो होगी, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी मेरे ऊपर प्रोसीडिंग होगी। एंड मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोविजंस जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज इम्प्रिजनमेंट भी होती है, फाइन्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं, ओके। देन इन्होंने कस्टम एक्ट को भी इंक्लूड किया। सिमिलरली अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड का फ्रॉड कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं, तो उस चीज को भी इंक्लूड किया। एंड ब्लैक मनी एक्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया कि अगर आप टैक्स की चोरी करके भी कर रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग, तब भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अंडर पीएमएलए एक्ट। तो मीन्स यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मल मतलब क्राइम्स को ही नहीं फोकस कर रहे हम यहाँ पर। अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो, मीन्स लॉ एंड रेगुलेशन को के अराउंड प्ले करके भी अगर आप फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हो, वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उन्होंने रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस को बढ़ाया। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया कि आपको रिकॉर्ड जो है डिटेल में मेंटेन करके रखना होगा, एंड आपको बेनिफिशियल ओनरशिप का वेरिफिकेशन करानी होगी। बेनिफिशियल ओनरशिप मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ऑन द फेस अगर दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन को करने वाला पर्सन ए है, तो एक्चुअली में क्या उस ट्रांजैक्शन से बेनिफिट भी ए को ही हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ए के नाम पर ट्रांजैक्शन करके बेनिफिट बी ले रहा है, तो बेनिफिशियल को ओनर कौन हुआ, बी हुआ। तो ये चीज को वेरीफाई करना जरूरी है। देन एडिशनल फाइनेंशियल एंटिटीज इंक्लूड करी गई इसमें। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो थे ही इंटरमीडियरी, बट अब उन्होंने क्या करा, कमोडिटी ब्रोकर्स को भी इंक्लूड किया, पेंशन फंड्स को भी इंक्लूड किया, स्टॉक एक्सचेंज और पोस्टल फाइनेंशियल सर्विसेज। मींस जिन जिन मेथड के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करी जा सकती है उसको हमने इंक्लूड करा अपने एक्ट में। तो ये थी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स जो कि क्यों करी गई, ताकि हमारा लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ एडिशनल नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस, और नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस कौन से इंक्लूड करें इन्होंने, रियल एस्टेट के रिगार्डिंग रेगुलेशंस लाए, डीलर इन प्रेशियस मेटल, safe keeper of cash added under AML framework. Then strengthened compliance powers. compliance की powers को कैसे strength किया उन्होंने कि FIU क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, एंड उनको क्या करना होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते तो नॉन कंप्लायंट एंटिटीज के ऊपर क्या हो जाएगा, सैंक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, उनके ऊपर फर्दर एक्शंस भी क्या है लिए जा सकते हैं। तो दीज आर योर अमेंडमेंट्स अंडर पीएमएलए एक्ट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। किन किन एंटिटीज को रिपोर्ट करना होगा टू द एफआईयू, किन किन को करना होगा, सबसे पहले बैंक्स आ गए, एनबीएफसी आ गए, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी ब्रोकर, पेंशन फंड। इन सबको अपने ऑपरेशंस के अंडर क्या लेके आना होगा, एएमएल का फ्रेमवर्क लेकर आना होगा, एंड they have to report any suspicious activity to the FIU. Then not just financial sector, हमने non financial sector को भी क्या करा है, include किया है, real estate agent, jeweler, dealers in high value goods, casinos, accountants and auditors. तो इवन अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। सबसे पहले आया था रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर। आपके लिए क्या मैंडेटरी करा गया कि आपको 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर 5 years. देन ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, तो ट्रांजैक्शन की जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो वो कितनी अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है। अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होती है अबव 10 लाख तो उसको रिपोर्ट करना होगा आपको। फर्दर अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है तो वो भी आपको क्या करनी होगी, रिपोर्ट करनी होगी।
कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करो, बेनिफिशियल ओनरशिप को वेरीफाई करो बिफोर ओपनिंग द अकाउंट, एंड ड्यू डिलिजेंस को क्या करो, एनहांस करो, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर हाई रिस्क कस्टमर्स एंड लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन। वहां पर आपको क्या करना है, अपनी ड्यू डिलिजेंस को बढ़ा के चलना है, जहां पर कस्टमर क्या है, हाई रिस्क है। हाई रिस्क कस्टमर कौन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पोलिटिकली एक्सपोज पीपल, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, राइट। या लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन जहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस आपको हाई रखना है। एंड देन यू हैव टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कि बैंक को क्या करना है, कस्टमर की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना है, एंड दे ओनली हैव टू रिपोर्ट टू FIU, किसी और पर्सन के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। पेनल्टीज क्या है ऑन नॉन कंप्लायंस, अगर बैंक जो है मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो उनके ऊपर क्या क्या नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी है। तो अगर एक बार आपका फेलियर होता है, लेट्स जस्ट से कि आपने कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी आप भूल गए एक बारी, तो वहां पर आपको पर वायलेशन आपको 10,000 to 1 लाख का बैंक को क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। अगर बैंक फेल करता है इन वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर, तो क्या हो सकता है, सैंक्शन ऑन रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, मीन्स जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल था उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए फॉर बैंकर्स इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस, ओके। इवन बैंक के डायरेक्टर्स के ऊपर भी एक्शन देन लिया जा सकता है। एंड अगर रिपीटेड वायलेशंस हो रही हैं देन लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है बैंक का, और बिजनेस क्लोज करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो दीज आर योर पेनल्टीज, एंड काफी सिवियर पेनल्टीज है, बिकॉज एम्प्लॉय को भी लाइबल होल्ड किया जा सकता है अगर कल को पता लगता है कि आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में क्या किया, ध्यान से नहीं किया, या आपने जानबूझ के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करी। मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस की डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो ये कहाँ पर डिफाइन की गई है, PMLA एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस डिफाइन किया गया है। तो वो क्या बोलते हैं, एनी एक्ट ऑफ, मीन्स कोई भी काम जो किस लिए किया जा रहा है, फॉर कंसीलमेंट, छुपाने के लिए, पोजेशन, अपने पास रखने के लिए, एक्विजिशन, खरीदने के लिए, और यूज ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, एंड एट लास्ट, एट फिफ्थ उन्होंने क्या बोला, क्लेमिंग इलिसिट फंड एज लेजिटिमेट। तो ये सारी चीजें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में इंक्लूडेड हैं। अब तक हमने जितना भी पढ़ा, हम मनी लॉन्ड्रिंग को क्या समझ रहे थे, दैट मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस क्या है, व्हेन यू कन्वर्ट इलिसिट फंड्स इनटू लेजिटिमेट फंड्स, आप इसको ऐसे शो करते हो, दिस इज योर मनी लॉन्ड्रिंग। बट PMLA एक्ट आकर क्या बोलता है कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है ही, इतना तो है, बट अगर आप प्रोसीड ऑफ क्राइम को आप क्या करते हो, कंसील करते हो, छुपा के रख रहे हो, या उसकी पोजेशन है आपके पास, या फिर आप उसको अक्वायर कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, तो भी कि क्या माना जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस इसको माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। If a company routes illegal earnings through multiple shell company to make them appear clean, it is guilty of money laundering. Okay. Now, punishment for money laundering. तो पनिशमेंट देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर, ओके। क्या पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकती है कितनी, फ्रॉम 3 years to 7 years तक की पनिशमेंट हो सकती है, एंड इवन दिस पनिशमेंट कैन गो अप टू 10 years फॉर स्पेसिफिक क्राइम्स। तो इसलिए ध्यान रखना, मतलब काफी ज्यादा सवियर हो जाती है प्रोविजंस इस लॉ की, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली खुद नहीं कर रहे हो बट आप किसी की मदद भी कर रहे हो, देन ऑल्सो यू विल बी चार्ज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसलिए ये प्रोविजन का ध्यान रखना, एंड बैंकर्स के ऊपर भी ये लाइक आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 3 to 7 years। देन फाइन क्या बोला उन्होंने, नो अपर लिमिट ऑन फाइन, जितना उनका मन करेगा वो उतना फाइन लगा देंगे, बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ द क्राइम, की क्राइम कितना सिवियर है उसके बेसिस पे। अभी एग्जांपल दी, अ बिजनेसमैन कन्विक्टेड ऑफ लॉन्ड्रिंग 100 crore कुड फेस 10 year इन प्रिजन एंड अनलिमिटेड फाइन। तो उसको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, और फाइन भी अनलिमिटेड अमाउंट का लग सकता है। प्रेडिकेट ऑफेंसेस और शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। प्रेडिकेट ऑफेंसेस का मीनिंग आपको समझाया था कि वो ऑफेंस जो आपने करके
प्रोसीड ऑफ क्राइम को अर्न करा, जिस प्रोसीड ऑफ क्राइम को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग अब कर रहे हो। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस दिए गए हैं, उसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट। आपने अपने देश के अंदर कुछ खराब चीजें करी, लाइक टेररिज्म एक्टिविटीज आपने बढ़ाई, सेडिशन, वेजिंग वॉर्स अगेंस्ट इंडिया। तो अगर ऐसी चीजें आपने करी हैं और वहां से आपका प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो वो भी इंक्लूड होगा। इकोनॉमिक क्राइम, पैसे से रिलेटेड क्राइम मीन्स टैक्स इवेजन, कस्टम ड्यूटी फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन सा आ गया, ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, इलीगल आर्म्स में ट्रेड कर रहे हो। एंड कॉर्पोरेट वायलेशंस कौन सी आ गई, इनसाइडर ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी अगर आपने फ्रॉड किया, या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी अगर आप कर रहे हो तब भी आपको मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आना होगा। एंड एक बार आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ गए तो फाइन की लिमिट गई, कितना भी फाइन आपके ऊपर लग सकता है, और 10 साल तक की क्या हो सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सम अदर प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए। तो और प्रोविजंस क्या है, सबसे पहले आता है अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन। अटैचमेंट क्या होता है कि आप अपने पास उस चीज को रख लेते हो, मीन्स अटैच कर लेना मीन्स आप उस चीज के ऊपर उस चीज को यूज करने का राइट छीन लेते हो, ठीक है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अपने पास लेकर नहीं आई है, बट गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी अटैच्ड है, इसको अभी कोई भी नहीं यूज कर सकता अंटिल इसके ऊपर क्या चल रही है, हमारी प्रोसीडिंग चल रही है। ओके, दैट इज योर अटैचमेंट। एंड कॉन्फिस्केशन क्या हो गया कि आप प्रॉपर्टी फिर अपने पोजेशन में ले लेते हो, ठीक है। अथॉरिटीज कैन फ्रीज एंड सीज एसेट ऑब्टेन थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, तो अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन हो गया। सेकेंड आ गया स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं दैट आर ओनली डेजिग्नेटेड टू हैंडल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है उनको फास्टली हैंडल किया जाए और यहाँ पे हमारा जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। देन वी हैव रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स क्या हो गया कि अलग अलग कंट्रीज के साथ इंडिया ने क्या करा है, एग्रीमेंट्स करे हैं, कोलैबोरेशंस करी हैं, ताकि एक दूसरे की मदद करे एएमएल को इन्फोर्स करने में। तो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट की एग्जांपल क्या है कि ए फॉरेन अकाउंट हेल्ड बाय एन इंडियन बिजनेसमैन कैन बी फ्रोजन अंडर रेसिप्रोकल एएमएल एग्रीमेंट। मींस एक बिजनेसमैन था इंडिया में, उस हमें पता लगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गिल्टी है, तो उस पर्सन का अगर फॉरेन कंट्री में भी कोई बैंक अकाउंट था तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोल सकते हैं उन लोगों को कि ये पर्सन का अकाउंट हम क्या करना चाहेंगे, फ्रीज करना चाहेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, तो एक फाइनल समरी हम देख लेते हैं अभी हमारे पीएमएलए एक्ट की। दैट इज सबसे पहले प्रिंसिपल लॉ क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड ये क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करता है एंड एसेट सीज करने का राइट देता है। फाइनेंशियल रेगुलेटर इज योर एफआईयू इंडिया। एंड ये क्या करेगा, इसको आपको ये मॉनिटर करेगा, इसको आपको ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं पीएमएलए रूल्स के अंडर, जो पीएमएलए एक्ट के अंदर रूल्स हैं, जिसमें बैंक, एनबीएफसी, बिजनेस को क्या करना होगा, लार्ज और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होगा। पनिशमेंट क्या हो सकती है, 3 से 10 साल तक का जेल भी हो सकता है। एंड फाइन्स आर अनलिमिटेड। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस दिए गए हैं पीएमएलए के शेड्यूल के अंदर, जिसमें टैक्स इवेजन, फ्रॉड, टेररिज्म, कस्टम वायलेशन, ये सब चीजें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ वी विल सी सम ऑफ द रूल्स जो कि उन्होंने हमें किसके अंदर दिए हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर दिए गए हैं। एंड ये रूल्स क्या क्या हैं, सबसे पहले पर्पस क्या है ये रूल्स लाने का, ताकि जो हमारी पीएमएलए की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उनको हम अच्छे से क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके कि किस तरह से आपको फॉलो करना होगा इस लॉ को। नाउ अमेंडमेंट्स क्या क्या करी गई हैं पीएमएलआर में, तो वो देख लेते हैं। अमेंडमेंट्स करी क्यों है, टू अलाइन द रूल्स विद एफएटीएफ स्टैंडर्ड। एफएटीएफ स्टैंडर्ड हमें स्टैब्लिश करके देता है ग्लोबल लेवल पे, तो इंडिया क्या करेगा, अपने रूल्स को टाइम टू टाइम पे अमेंड करेगा ताकि उनके स्टैंडर्ड के साथ फॉलो होता रहे। क्यों जरूरी है, क्योंकि एफएटीएफ क्या करता है, इवेल्युएट करता है हर एक कंट्री को कि वो स्टैंडर्ड कितने अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। एंड अगर कोई कंट्री अच्छे से अप्लाई नहीं करती तो वो उसको क्या कर देता है, ग्रे लिस्ट में कर देता है। एंड अगर बहुत ज्यादा पुअर होते हैं वहां के स्टैंडर्ड तो वो क्या कर देता है, ब्लैक लिस्ट भी कर देता है, राइट, रिमेंबर। तो इसलिए एफएटीएफ के स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए लॉज को अमेंड करना टाइम टू टाइम क्या है, जरूरी है। की अमेंडमेंट्स क्या थी हमारे पास, तो सबसे पहले क्लाइंट की ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। आपके लिए
जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसको ज़्यादा डिटेल्ड करा गया। थर्ड पार्टी रिलायंस की रिगार्डिंग रूल्स ये कि आप किन किन थर्ड पार्टीज के ऊपर रिलाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, मुझे किसी का नेम वेरीफाई करना है, तो मैं किस चीज़ के ऊपर रिलाई करूँ? उस पर्सन के ऑफिस वालों के ऊपर, और उस पर्सन के आधार कार्ड को वेरीफाई करके मैं सोचूं कि हाँ, ये पर्सन का आधार कार्ड से वेरीफाई हो रहा है नाम, एंड दिस इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन से थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई कर सकते हो। देन यू हैव रिस्क बेस्ड अप्रोच एंड CDD फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। ओके, कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनकी भी ड्यू डिलिजेंस आपको क्या है, इंक्रीज करनी है। नाउ, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाली ट्रांजेक्शन को भी अब आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा टू FIU। काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट। काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन जो है फेक करेंसी में डील करता हुआ पाया जाता है, तो उस उन चीज़ों की रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट क्या कर दी कि अब आपको मंथली रिपोर्ट करना होगा बैंक्स को, FIU को, इस चीज़ के बारे में। एंड अगर बैंक क्या करता है, डिले कर देता है किस चीज़ को, रिपोर्ट करने को, लेट्स जस्ट से कि मंथली अगर आपको रिपोर्ट करना था ऑन 10th ऑफ ईच मंथ, और आपने वो नहीं किया, यू हैव लेट्स जस्ट से रिपोर्टेड ऑन 11th, तो दिस इज योर फर्स्ट वायलेशन इन रिपोर्टिंग। तो फर्स्ट वायलेशन होगी डिले करने में भी, तो इसके ऊपर आपके ऊपर क्या हो जाएगा, 10,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन आपके ऊपर लग जाएगा, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है। देन डिजिटल KYC इंक्लूड करेगी कि आधार बेस्ड KYC को अलाउ कर दिया गया अंडर PMLA की अगर आधार बेस्ड की KYC कर रहे हो आप, देन दैट इज लेजिटिमेट सोर्स। ओके। एंड सेंट्रल KYC रजिस्ट्री मीन्स, अभी क्या होता है कि एक जैसे एक पर्सन है, उसका डेटा अलग अलग बैंक्स के पास होता है, राइट? तो अब क्या हो गया, एक सेंट्रल KYC हो गया है, सेंट्रल KYC आइडेंटिफायर हो गया, एक इंस्टीट्यूशन आप या बॉडी कह सकते हो। ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, सारा डेटा कस्टमर का स्टोर हो जाएगा। तो जब भी अब बैंक के पास कोई नया कस्टमर आएगा, तो उसको बार बार इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी होगी, वो सेंट्रल KYC रजिस्ट्री के पास जाके भी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। ओके। देन वी हैव क्लोजर ऑफ नॉन KYC अकाउंट। अगर किसी अकाउंट की KYC नहीं हुई है, पहले के अकाउंट खुले हुए हैं बट अभी तक KYC नहीं हुई है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप देखोगे, अगर पर्सन KYC नहीं करता है, देन आप उन अकाउंट को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। की प्रोविजन क्या क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंदर? तो सबसे पहले KYC नॉर्म्स आपको बताएंगे कि इंडिविजुअल की KYC कैसे करनी है एंड बिजनेसेस की KYC कैसे करनी है। ये किसके अंदर बताया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंदर। देन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स के अंदर उन्होंने एक लिस्ट ऑफ आईडीज दी है कि वो आईडीज को ही आप क्या मान सकते हो, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मान सकते हो फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है, देन आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो। ओके। देन दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही KYC करें। डिजिटल KYC अलाउ करी गई है बिकॉज सिंस वी ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो ऑन द फिनटेक फील्ड, तो इसलिए डिजिटल KYC को भी अलाउ करा है। एट द सेम टाइम हम मनी लॉन्ड्रिंग को जहाँ पे प्रिवेंट करना चाहते हैं। देन बेनिफिशियल ओनर्स, बेनिफिशियल ओनर्स आपको डिटरमिन करने के लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि किस बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि लीगल एंटिटीज। लीगल एंटिटीज क्या हो जाती हैं, जैसे एक कंपनी आ गई आपके पास, कोई ट्रस्ट आ गया, या कुछ और आ गई, पार्टनरशिप आ गई, तो आप वहां पे देखोगे कि एक्चुअल में बेनिफिशियल ओनर्स कौन है। ओके। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की टाइमलाइन आपको डिफाइन करी गई है कि कौन कौन सी रिपोर्ट आपको कितने कितने टाइम पीरियड में देनी है। देन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफाइज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पैटर्न दैट रिक्वायर रिपोर्टिंग, मतलब कुछ पैटर्न उन्होंने दे दिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंट डिपॉजिट कर रहा है एंड देन साथ ही विड्रॉ कर रहा है, डिपॉजिट विड्रॉ एंड लार्ज अमाउंट्स में कर रहा है, तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स उन्होंने रूल्स में आपको डिफाइन करके दे दिए कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, देन बैंक को क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। ओके। देन वी हैव रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या आ जाता है, दैट बैंक को क्या करना होगा, रिस्क रिलेटेड टू क्लाइंट। क्लाइंट जब आपके पास आ रहा है, तो आप देखोगे कि इस क्लाइंट के मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे पास कितना रिस्क है, वो जिस एरिया से बिलोंग करता है उस ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफिकली कितना रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एंड जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है वो प्रोडक्ट
पे कितना रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग का, मीन्स आपको अलग अलग एंगल से आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि कितना रिस्क है हमारे पास। ओके, देन वी हैव डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, एक सीनियर ऑफिसर आपको क्या करना होगा, अपॉइंट करना होगा, जो कि जिसका काम क्या होगा, जस्ट इंश्योर करना कि एएमएल की कंप्लायंस जो है करी जा रही है। एंड एक प्रिंसिपल ऑफिसर भी अपॉइंट होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि एफआईयू को टाइमली हमारी जो है रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो दिए गए हैं। हमने रूल्स के प्रोसीजरल पार्ट में हम नहीं गए, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द लॉ, कि लॉ में क्या क्या चीजें बोली गई हैं। बिकॉज अगर पूरा लॉ पढ़ने जाएंगे तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी वास्ट एक्ट, तो वो काफी ज्यादा उसमें चीजें इंक्लूड हो जाती है। देन नेक्स्ट वी हैव अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो ये देख लेते हैं। तो ये जो यूएपी है हमारा, ये किस चीज के साथ डील कर रहा है, मेनली अनलॉफुल एक्टिविटीज, मेनली टेररिज्म के बारे में डील करने वाले हैं हम, टेररिज्म फाइनेंसिंग के बारे में। बिकॉज दो चीजों के साथ हम डील कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके लिए हमने क्या करा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लाए। देन वी हैव कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो हम उसके लिए सीएफटी भी लेकर आए हैं। तो दिस एक्ट इज गोइंग टू पर्टिकुलरली डील विद व्हाट, सीएफटी। ओके, यूएपीए को अमेंड करा गया 2018 में, 2013 एंड 2019 में। क्यों, ताकि हमारे जो स्टैंडर्ड है, हमारा लॉ जो है किसके स्टैंडर्ड को मैच करता रहे, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के साथ जो है वो अलाइन रहे। ओके, नाउ अंडर यूएपी हमने टेररिज्म एक्ट को कैसे डिफेंस, कौन कौन से एक्ट को हमने टेररिज्म एक्ट, टेररिस्ट एक्ट का ऑफेंस हमने डिक्लेयर करा है, तो वो कौन कौन से एक्ट है। सेक्शन 15 of the UAPA defines terrorist act as an action intended to threaten India's unity, security, economy or sovereignty using lethal methods. Okay, कोई भी ऐसा एक्ट जो आप कर रहे हो दैट कैन इम्पैक्ट इंडियाज यूनिटी, ठीक है, कि इंडिया के लोगों में लेट्स से कि अगर आपने कुछ ऐसा कमेंट करा है या आपने कुछ ऐसे एक्शंस करवाए हैं जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इंडिया की कम्युनिटीज के बीच में क्या हो रहा है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो जो ये पर्सन करवा रहा है वो क्या हो जाएगा, माना जाएगा कि उसने टेररिस्ट एक्ट किया है। ठीक है, आप समझ रहे हो, जैसे बहुत बारी हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम या सिख ऐसे कम्युनिटीज के बीच में क्या हो जाती है, इंडिया में काफी ज्यादा फाइट्स कभी कभी स्टार्ट हो जाती है। तो जो पर्सन इस चीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है, देन अगर वो सामने आता है, देन ही विल बी गिल्टी ऑफ व्हाट, कि उसने टेररिस्ट एक्ट किया है। या सिक्योरिटी, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप सिक्योरिटी के रिलेटेड, जैसे किसी बॉम्ब ब्लास्ट करवाने में अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो या ऐसी चीजों में। और इकोनॉमी, नॉट जस्ट सिक्योरिटी एंड यूनिटी, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी के साथ भी अगर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, बैंकिंग फ्रॉड कर रहे हो, आप कुछ भी तरह का फ्रॉड कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हो, तो आप क्या हो, टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व हो। एंड सवराइनिटी मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो, इंडिया का नाम खराब कर रहे हो बाहर जाकर, तब भी आप क्या हो, टेररिस्ट एक्ट में माने जाओगे, यूजिंग लीथल मेथड अगर आप ये चीजें कर रहे हो। क्रिमिनल एक्ट कौन कौन से हैं जिसको टेररिज्म माना जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ एक्सप्लोजिव्स, फायर आर्म, पॉइजन, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस, अगर इन सब चीजों को यूज करो देन दैट इज योर क्लियर कट टेररिज्म एक्ट। देन किडनैपिंग, असैसिनेशन और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो टेररिज्म। स्मगलिंग में अगर आप पाए जाते हो, स्मगलिंग काउंटरफीट करेंसी, मीन्स अगर आप इंडिया में फेक करेंसी ला रहे हो ताकि आप उसकी इकोनॉमी को खराब कर सको, तो आपका क्या माना जाएगा कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो। देन टारगेटिंग पब्लिक फंक्शनरीज, मीन्स अगर आप इंडिया के किसी ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक करवा रहे हो, गवर्नमेंट के, लेट्स से आप किसी कंट्री के चीफ मिनिस्टर के ऊपर या किसी इसी तरह के पब्लिक फंक्शनरी या गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करने वाले पर्सन के ऊपर भी आप क्रिमिनल फोर्स के थ्रू क्या कर रहे हो, उनको टारगेट कर रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो व्हाट, टेररिज्म। ओके, अगर आप टेररिस्ट एक्ट के अंदर गिल्टी पाए जाते हो तो वहां पर जो आपके ऊपर रेपरकशंस हैं दे आर वेरी सिवियर, कि आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आपको हो सकती है फाइन के साथ साथ। ठीक है, अगर आपका कौन सा एक्ट है, अगर आपके एक्ट के थ्रू क्या हुआ है, किसी पर्सन की डेथ हुई है। ओके, अगर टेररिज्म एक्ट कॉज्ड डेथ, तो उसकी सजा क्या हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। एंड अगर वो पर्सन ने क्या किया है,
अदर टेररिस्ट एक्ट उसने किए हैं तो उसको 5 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, प्लस फाइन भी उसके ऊपर लगाए जाएंगे। देन वी हैव ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड्स रेज करने में उनकी मदद कर रहे हो, देन उस पर्सन के ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। तो ये किसके अंदर बताया गया है, सेक्शन 40 क्या कहता है ऑफ यूएपीए, दैट फंड रेजिंग फॉर टेररिज्म क्या है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, चाहे आप एक्चुअली में उन फंड को यूज नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, कि मैंने सिर्फ फैसिलिटेट करके दे दिया कि उस पर्सन के लिए क्या हो जाए, फंड रेज करना इजी हो जाए, तब भी मैंने क्या किया, टेररिस्ट एक्ट मैंने किया है, एंड मैं क्या हो सकती हूँ, उसमें गिल्टी चार्ज हो सकती हूँ। देन ऑफेंस क्या होगा इस चीज का, मतलब कौन कौन सा ऑफेंस है और क्या क्या पनिशमेंट है उस चीज की। रेजिंग, रिसीविंग और प्रोवाइडिंग फंड फॉर टेररिज्म, अगर आप ये चीजें करते हो तो आपके ऊपर 14 साल तक का आपको जेल हो सकती है, प्लस फाइन लग सकता है। एंड अगर आप फंड रेज कर रहे हो वेयर व्हाट, काउंटरफीट करेंसी, जाली करेंसी के थ्रू या इलीगल ट्रांजेक्शन के थ्रू आप अगर फंड रेज करने में मदद कर रहे हो तो आपके ऊपर 5 से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, प्लस फाइन आपके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि गवर्नमेंट ने पावर दी है टू अटैच और फ्रीज फंड्स, तो वो पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रीज फंड्स, फ्रीज एसेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज इंगेज्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट की पावर क्या क्या है, सबसे पहले आ जाती है फ्रीजिंग ऑफ फंड, कि आपके पास जो फंड्स है उनको, अगर कोई पर्सन है वो टेररिस्ट सस्पेक्टेड है, ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या किया जाएगा, उसके सारे पैसे क्या कर लिए जाएंगे, फ्रीज कर लिए जाएंगे, ताकि वो फर्दर कुछ एक्शन ना ले पाए, ठीक है, इस वजह से फ्रीज करने की पावर दिएगी। बैनिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, उस पर्सन के ऊपर किसी भी तरह का फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि उस पर्सन के पास अगर पैसे आ गए तो उसके लिए इजी हो सकता है भागना, राइट, तो इसलिए सबसे पहले उसका फाइनेंशियल सपोर्ट बंद किया जाएगा। उसका ट्रेवल ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो भाग ना सके, ठीक है, एंट्री और ट्रांजिट को ब्लॉक कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, अगर किसी पर्सन को बैन कर दिया है फॉर फ्रॉम व्हाट, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाएगी कि बैंक के ऊपर, बैंक को रेड लिस्ट में आ गया पर्सन, ठीक है, तो अगर उस पर्सन से रिलेटेड किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन होती है तो बैंक को क्या करना होगा, उन ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना होगा। 32 बैंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर करी, जिस जो कि लिस्टेड किसमें है, इन द यूनाइटेड नेशन प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डर, ठीक है, मीन्स जो इस ऑर्डर के अंदर 32 ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट थी जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया, इंडिया भी उनको क्या करता है, सैंक्शन करता है, एंड उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है इंडिया भी। तो समरी हमारी क्या हो गई कि पीएमएलआर का काम क्या था कि केवाईसी के कंप्लायंसेस को मेनली लाना, और यूएपीए ने क्या किया, टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को क्या किया, एक क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर किया। नाउ वी विल सी सम अदर रेलेवेंट लेजिस्लेशन दैट आर सपोर्टिंग एएमएल एंड सीएफटी, ओके, तो वो देख लेते हैं। मीन्स इंडिया में बाकी एक्ट के अंदर भी इन चीज़ों के पार्ट्स को इंक्लूड करा गया ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हम क्या कर सकें, इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने लॉज के अंदर। तो कौन कौन से टैक्स लॉ के अंदर उस चीज़ को लाया गया, क्रिमिनल लॉज, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फॉर एग्जाम्पल बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट प्रिवेंट हाइडिंग इलीगल एसेट अंडर अदर पर्सन नेम, ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि ट्रांजेक्शन आप मतलब किसी और पर्सन के नाम के ऊपर, लाइक 5-6 लोगों के नाम के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी करवा दी ताकि उस मेन जो क्रिमिनल है उसका नाम ना आए, तो बेनामी ट्रांजेक्शन ने क्या करा, उस चीज को रोकने के लिए लॉज बनाए, ओके। नाउ हम देखते हैं कौन कौन से लॉज हैं इंडिया में जो एएमएल की कंप्लायंस को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट किस तरह से सपोर्ट करता है, इंडिया इनकम टैक्स में रूल्स होते हैं कि अगर इतनी अमाउंट से ज्यादा की ट्रांजेक्शन होती है टीडीएस के रूल्स के अंदर मेनली, तो क्या होगा, उस पर्सन को उसका पैन क्या करना होगा, रिपोर्ट करवाना होगा। अगर पैन नहीं रिपोर्ट कराता देन हम क्या बोलते हैं कि आपके ऊपर 20% या कभी कभी 5% क्या होगा, टीडीएस की अमाउंट आपको डिडक्ट करवानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से इनकम टैक्स एक्ट हेल्प करता है एएमएल में। देन इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी तो डिफाइन करते हैं क्राइम लिंक्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉर्म लीगल बेसिस फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मीन्स कौन कौन से क्राइम है जिनके ऊपर, जिनके प्रोसीड के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग होगी, तो ये हमें डिफाइन करके बताते हैं। देन फैमा एक्ट किस चीज में हेल्प करता है, किस चीज के ऊपर लॉ स्ट्रिक्ट बनाता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के ऊपर, ताकि इंटरनेशनली जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस चीज को
रोका जा सके। बेनामी ट्रांजैक्शन तो वही कि आपने पैसा मैंने किसी और पर्सन को देके उसके नाम के ऊपर मैंने प्रॉपर्टी परचेज करा ली, तो उस चीज को रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया गया। एंड ब्लैक मनी सर्कुलेशन को रोकता है, बेनिफिशियल ओनरशिप को देखता है रादर देन जस्ट द फॉर्म। ओके, देन ब्लैक मनी एंड अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एक्ट, तो यहाँ पर जो भी ऑफशोर टैक्स इवेजन करके आप कर रहे हो तो वो चीज कवर हो जाएगी। एंड इम्पोजेस पेनल्टी फॉर अनरिपोर्टेड फॉरेन एसेट, मीन्स अगर आपने इंडिया में से टैक्स चोरी करके बाहर पैसा भेज दिया तो वो किसके अंदर, वो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा। एंड वहां पर टैक्स की प्रोविजन आपके ऊपर काफी सवियर आ जाती है कि आपको 50% 70% इतनी अमाउंट तक का टैक्स आपको देना पड़ता है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोथ्रोपिक सब्सटेंसेस, तो अगर आप ड्रग वगैरह में इन्वॉल्व हो तो उस वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो लॉज हैं वो इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। एंड इट कंट्रोल इलिसिट ड्रग ट्रेड प्रॉफिट। तो ये कुछ और लेजिस्लेशन थी इंडिया की दैट आर सपोर्टिंग एएमएल। तो अब हम देखते हैं काउंटर सीएफटी के ऊपर कौन कौन सी हमारी लेजिस्लेशन है। तो सबसे पहले आ जाता है एंटी हाईजैकिंग एक्ट। एंटी हाईजैकिंग एक्ट क्या करता है कि अगर हाईजैक करा जा रहा है या हाईजैक के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है किसी को, उस चीज को क्रिमिनलाइज करता है। दिस वाज डन टू स्टॉप व्हाट, हाईजैकिंग। ओके, देन सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सिविल एविएशन। सिविल एविएशन के अगेंस्ट अनलॉफुल एक्ट को सपोर्ट रोकने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, सप्रेशन ऑफ मतलब ये एक्ट को लाया गया। देन टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया एक्ट, मीन्स अगर किसी एरिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है तो वहां पर उस चीज को हैंडल करने के लिए क्या किया गया, स्पेशल कोर्ट्स को हमने लाया गया ताकि टेररिस्ट केसेस को हैंडल करें और वहां पर हमारा जो है और लीगल प्रोसीडिंग क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स इस एक्ट के अंदर हमने लाए। देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, तो यहाँ पर इंश्योर फेयर लीगल प्रोसीजर इन काउंटर टेररिज्म एक्ट। देन वी हैव सार्क कन्वेंशन, तो जो इंडिया का लाइक साउथ एशियन एसोसिएशन है, मतलब साउथ एशिया में जो 7 कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, बांग्लादेश और लाइक नेबर कंट्रीज ये जो सारी हैं, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी इन इनेबलिंग रीजनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये एक्ट भी उन्होंने लाया। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, तो ये बेसिकली 1999 में ये एक्ट लाया गया। एंड इट टारगेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, बिकॉज उस साइड में क्या हो रहा है कि ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, तो उस चीज़ के लिए ये एक्ट को लाया गया। देन अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, तो ये क्या करता है, एंटी टेररिज्म लॉ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस तरह से ये सारे एक्ट किसके लिए लाए गए, फॉर सीएफटी, और ऊपर जो हमने एक्ट पढ़े ये सारे किसके लिए थे, फॉर एएमएल। तो नॉट जस्ट पीएमएलए एक्ट, हमारे और भी ज्यादा एक्ट हैं जो किस चीज को सपोर्ट करते हैं, एएमएलए और सीएफटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। ओके, देन आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस है, बिकॉज हम बैंकिंग का इस वक्त मतलब हमारा मेन फोकस एट द एंड क्या है, बैंकिंग के सेक्टर में हमने कैसे देखना है एएमएल को, ठीक है। तो वहां पर हम देख लेते हैं कि आरबीआई क्या है, की रेगुलेटर एएमएल के लिए बैंकिंग के केस में। ओके, और ये क्या करता है, पीएमएलए एक्ट के अंदर दी गई केवाईसी की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस इशू करेगा बैंक को कि आप किस किस तरह से फॉलो करो। एंड इंश्योर करेगा कि बैंक क्या करे, कंप्लायंस करे एएमएल के ग्लोबल नॉर्म्स के साथ। ओके, अथॉरिटी ऑफ आरबीआई अंडर पीएमएलए, तो आरबीआई की क्या क्या अथॉरिटी है, आरबीआई क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर एएमएल कंप्लायंसेस। एंड it mandates what, KYC, transaction monitoring and suspicious activity reporting for banks। की गाइडलाइंस आरबीआई की हम देख लेते हैं फॉर एएमएल क्या क्या दी गई हैं सिंस जुलाई 2015। तो मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी, केवाईसी के ऊपर जो डायरेक्शंस अपडेट किए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, तो इसके अंदर उन्होंने क्या डिफाइन करा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नया अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चीजें आपको देखनी है, अगर ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है ओनली देन यू कैन एक्सेप्ट न्यू कस्टमर। फिर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, तो केवाईसी के थ्रू कस्टमर की आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई करना है। डिजिटल केवाईसी और वीडियो बेस्ड केवाईसी के ऊपर जो रूल्स हैं, ठीक है, ताकि रिमोट वेरिफिकेशन भी हो सके बट एट द सेम टाइम हम इंश्योर कर सकें कि कोई भी फेक हमारे पास डॉक्यूमेंट आए या वो सारी चीजें आए, तो उसके ऊपर रूल उन्होंने दिए।
ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के ऊपर रूल्स की आपको कौन कौन से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करना है, किस तरह से करना है, रिस्क बेस्ड अप्रोच लेकर चलने के लिए बैंक को क्या करना है, उसको इस चीज को फॉलो करने के लिए क्या रूल बनाया गया कि बैंक को कस्टमर को कैटेगराइज करना होगा बेस्ड ऑन देयर रिस्क लेवल। देन वायर ट्रांसफर रूल्स की इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, उसमें उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना एंड उस चीज़ को प्रॉपरली रिपोर्ट करना, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें वायर ट्रांसफर रूल्स में दी गई हैं। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट मींस ग्लोबल जो भी फॉरेन में आपके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं उनके ऊपर टैक्स कंप्लायंसेस हो रही हैं या नहीं, उस चीज़ के ऊपर भी आरबीआई क्या करता है, लॉ लेकर आता है। देन बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन की रियल ओनर कौन है बिहाइंड द बिजनेस अकाउंट। रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हाई रिस्क ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंप्लायंस मीन्स आपको क्या करना होगा, ड्यू डिलिजेंस करनी होगी, जो भी फॉरेन बैंक के साथ रिलेशनशिप है आपके या फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट है उनके साथ आपको ड्यू डिलिजेंस करके चलना होगा। एएमएल ट्रेनिंग एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को समझे, मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स एंड लॉज को समझे एंड देन उस चीज को फॉलो कर पाए। तो ये फाइनल समरी दी हुई है कि क्या क्या एक्ट है इंडिया में। अब आ जाते हैं आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो गाइडलाइंस दी हैं ऑन एएमएल। तो आईबीए क्या करता है, इट कोलैबोरेट विद आरबीआई, आरबीआई के साथ मिलकर इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन क्या करेगी, गाइडलाइन को डेवलप करेगी एंड सपोर्ट किस चीज को करेंगी, रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को। तो आईबी के अंदर क्या किया गया, अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं जिन्होंने अलग अलग गाइडलाइंस दिए हैं। ठीक है, तो गाइडलाइंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने केवाईसी और एएमएल के ऊपर गाइडेंस नोट निकाले 2005 में, 9, 12 एंड 20 में। उसमें क्या फोकस किया, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। देन एएमएल गाइडलाइंस निकाले हैं बैंक इन इंडिया के लिए, तो इसमें कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर सकते हो फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, और रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग कि आप रिस्क के बेसिस के ऊपर उनको कैटेगराइज करो एंड देन उसके ऊपर आप क्या करो, मनी लॉन्ड्रिंग के आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करो प्रॉपरली, और क्या क्या इंटरनल कंट्रोल आप लगा सकते हो फॉर प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ये हो गया आईबीए ने क्या क्या किया। अब हम देख लेते हैं इन्फोर्समेंट केसेस अंडर पीएमएलए। मींस पीएमएलए के अंदर जो भी केसेस आएंगे उन चीजों की इन्फोर्समेंट कैसे होगी, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि अथॉरिटीज के ऊपर पावर है टू सीज एंड प्रोसिक्यूट फाइनेंशियल क्राइम्स ओवर 98,368 करोड़ अटैच्ड अंडर पीएमएलए प्रोविजन सिंस इंसेप्शन। मीन्स जब से ये एक्ट लाया गया तो इतनी अमाउंट तक का क्रिमिनल प्रोसीड को क्या किया गया, अटैच किया गया है। देन मल्टीपल हाई प्रोफाइल केसेस इन्वेस्टिगेटेड एंड एसेट्स रिकवर्ड। इसकी एग्जांपल क्या दिया उन्होंने, जैसे कि विजय माल्या का केस हो गया, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी के केस में 19,111 करोड़ की एसेट को क्या किया गया, अटैच किया गया एंड मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया। तो अभी इतने चीजों को कर लिया बट स्टिल देयर इज मोर रिस्क। तो विद टाइम हमारा लॉ क्या हो रहा है, लॉ को अमेंड करके स्ट्रॉन्ग करा जा रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अब हम देखते हैं कुछ मेजर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इन इंडिया। तो मेजर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में सबसे पहले आता है जैसे विजय माल्या का केस हो गया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का केस, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व कितनी थी, 22,000 करोड़ की अमाउंट इन्वॉल्व थी एंड उसमें से 19,000 करोड़ की एसेट को क्या कर लिया गया था, अटैच कर लिया गया था। मीन्स इतना पैसा हम बचा पाए थे। देन वी हैव ये केसेस आप देख सकते हो, इनकी अमाउंट्स यू कैन रिमेंबर बिकॉज जस्ट इसमें बताया गया कि क्या क्या आउटकम्स थे। तो ये आप आउटकम्स याद रख सकते हो कि इतनी इम्प्रिजनमेंट हुई, इतना फाइन लगा। ठीक है, तो विद दिस योर टॉपिक कम्स टू एन एंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के अंदर क्या क्या मेनली लॉज एंड रेगुलेशन है दैट आर हेल्पिंग इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड किस तरह से बैंक्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, बैंक्स के ऊपर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन डाली है मेनली अंडर पीएमएलए एक्ट ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। एंड फॉर बैंकर्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि बैंक अगर फॉलो नहीं करेगा तो बैंक के ऊपर पेनल्टीज आने वाली हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया और आपको ये सारे प्रोविजंस अच्छे से समझ आए होंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।